मैं डॉक्टर रिंकी कुशवाहा आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो चलिए आज हम एक नए विषय पर बात करने जा रहे हैं कि भारत के 8 IITs एवं 7 IIM में फैकल्टी के प्रतिनिधित्व के बारे में बात करने जा रही हूँ। यह चर्चा द हिंदू में प्रकाशित एक आर्टिकल पर है। मैं इस संबंध में मिस्टर अमित जी से बातचीत करने जा रही हूँ, जो देश के प्रतिष्ठित संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से रिसर्च स्कॉलर हैं। तो अमित जी, आपका मेरे इस यूट्यूब मंच पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। थैंक यू सो मच ये मौका देने के लिए, इस टॉपिक पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं सवाल की तरफ। अमित जी, आप मुझे यह बताएं कि भारत के टॉप 8 IITs और 8 IIM जिसमें जेएनयू भी शामिल है, इसके 80% फैकल्टी जनरल कैटेगरी से हैं। तो सामाजिक न्याय की दृष्टि से आप इसे कैसे देखते हैं? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बेहतर तरीके से हमें और हमारे सभी दर्शकों को समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर रिंकी। और ये सवाल बहुत ही अहम है, इसलिए अहम है कि अभी आप देखिए, थोड़ा सा मैं इस कंटेक्स्ट को भी सामने लाना चाहूँगा, क्योंकि जो हिंदू में जो ये आर्टिकल निकला है उसका एक सेगमेंट होता है डेटा पॉइंट, ठीक है। जो डेटा होता है इसमें डेटा दिया जाता है और ये डेटा काफ़ी अहम है। और इसमें ये बताया गया है, इसका हेडिंग ही है कि ये जो 7 IITs और 7 IIM हैं, और उसमें बड़े बड़े संस्थान जेएनयू भी उसमें शामिल है जहाँ हम लोग भी पढ़ते हैं, और ये बताया गया है। और एक बात और यहीं क्लियर कर दूं कि ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के इन फैकल्टीज़ में 80% जो फैकल्टीज़ हैं वो जनरल कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व भी जिसको हम लोग कहते हैं, EUR कहते हैं जी। दूसरी बात ये समझनी है कि अभी कुछ दिन पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया, बहुत बड़े स्तर पर मनाया गया जी। और यही संविधान सामाजिक न्याय का सिद्धांत देता है। अपने प्रस्तावना में प्रियम्बल में सोशल जस्टिस की बात की गई है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। और जब जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात अब करते हैं, तो हम सामाजिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं कि इस राष्ट्र के सारे संसाधनों में जो भी यहाँ लोग हैं उनका मुकम्मल प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सामाजिक न्याय केवल और केवल रिजर्वेशन तक नहीं सीमित है। मैं बार बार ये बात कहता हूं, हमेशा कहता हूं, लेकिन समाज में जो भी दलित हैं, पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं या जेंडर के आधार पर जो पिछड़े हैं, उनका समाज के और राष्ट्र के संसाधनों में माकूल, अगर हम कहें या मुकम्मल कहें, प्रतिनिधित्व जब तक नहीं होगा वो राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता। सोशल जस्टिस का कंसेप्ट केवल इंडिया में ही नहीं है, ये सारे कंट्रीज में डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट तरीके से है। और भारत में संविधान निर्माताओं ने आरक्षण की व्यवस्था की है। आरक्षण कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है, ये संविधान के डिस्कशन में भी है और बाद में जब मंडल आयोग लागू हुआ उस रिपोर्ट में भी है, काका कलेलकर आयोग के रिपोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट के लाखों जजमेंट में कहा गया है कि जो सामाजिक न्याय है, जो आरक्षण है, वो गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है, ठीक है। और एक तरफ हम संविधान दिवस मनाते हैं और इसकी संवैधानिक व्यवस्था है आपके संविधान के अंदर कि 27% रिजर्वेशन, आरक्षण OBCs को है, अदर बैकवर्ड क्लास। यहां कास्ट नहीं है। कितने लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि ये कास्ट है, ये कास्ट नहीं है, ये क्लास है। OBCs का 27% रिजर्वेशन है और लगभग 20 या 22% SC ST को आप मिला देते हैं तो वो 20-22% तो होता है। और अब 10% EWS का आरक्षण है। तो मूलतः अब लगभग 100 में से 60% आरक्षित सीट है। अब ये परिस्थिति एक तरफ है और दूसरी तरफ वैसे संस्थान IITs और IIM आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रेगुलेट होता है, सरकार की ये संस्थाएं हैं,
ठीक है। और सरकारी संस्थानों में संविधान का मैंडेट कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए, 20 से 22% रिजर्वेशन एससी एसटी को मिलाकर, और 10% रिजर्वेशन इनका टोटल मिला के लगभग 60% होता है, यह दिया जाना चाहिए, यह संविधान कहता है। संविधान एक तरफ क्या कह रहा है, सामाजिक न्याय सबको मिलना चाहिए, लेकिन यह डेटा क्या कह रहा है? यह डेटा यह बता रहा है कि इस 7 आईआईटीज में और 7 आईआईएम में जेएनयू इंक्लूडेड है, उसमें 80% लोग अगर जनरल कैटेगरी से हैं। अब यहां पे एक बात और समझना है कि इस जनरल कैटेगरी का पॉपुलेशन कितना है। मुश्किल से यह पॉपुलेशन 50 से 60% जाता है, और प्रतिनिधित्व कितना है? 80%। सवाल यह है कि क्या 75 सालों में यह देश संविधान की जो भावना है, जिसको हम सामाजिक न्याय कहते हैं, वहां पे कहीं खरा उतरता है क्या? 80% अगर वही लोग हैं जिनको हम अपर कास्ट भी कहते हैं, क्योंकि जनरल क्लास में एक बात हम यहां क्लियर कर दें, ये जनरल क्लास है। जनरल क्लास में ऐसा नहीं है कि ओबीसीज नहीं होगा, एससी एसटीज नहीं होगा। जो जनरल कट ऑफ है उससे अगर वो ऊपर जाता है तो निश्चित तौर पर जनरल कोटा में उसका अपॉइंटमेंट हो सकता है। लेकिन यह भी बड़ी दुख की बात है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में उनका जनरल कट ऑफ से ऊपर भी जाता है ना, तो उनका अपॉइंटमेंट एससी एसटी कोटा में किया जाता है। यह संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। तो आप सोचिए कि 50% जनसंख्या और प्रतिनिधित्व कितना है? 80%। अब 80% अगर प्रतिनिधित्व है तो एससी एसटी के बच्चे कहां जाएंगे? और अगर नहीं जाएंगे तो उनके दिमाग में संविधान की भावना का रिस्पेक्ट करने का कहां से आएगा? क्या वो मानेंगे कि संविधान हमारे साथ न्याय कर रहा है? जेएनयू जैसे संस्थान में आपको ताज्जुब होगा कि एक कोटेशन लिखा हुआ है वहां के कैंटीन के दीवार पर कि संविधान जो डॉक्यूमेंट है वो अपना महत्व ही खो चुका है, क्योंकि उनके साथ वो न्याय नहीं कर रहा। और अगर इस तरह का अन्याय हो, और एकेडमिया, यहां का एकेडमिया पूरी तरह से कुछ जातियों और कुछ वर्ग के कब्जे में जा चुका है। अगर मान लीजिए एससी एसटी के ऊपर यह आरोप लगता है कि वो पढ़ते नहीं है, उनमें मेरिट नहीं है, मेरिट का कंसेप्ट एकदम जो है वो गलत धारणा पर आधारित है। मेरिट का कोई कंसेप्ट नहीं है यहां, लेकिन उस मेरिट का कंसेप्ट ला करके कहा जाता है कि वो तो सक्षम ही नहीं है। बाकी सारे जगहों पर कट ऑफ उठा के देख लीजिए कितना कट ऑफ जा रहा है उनका, फिर भी वो मेरिटोरियस नहीं है। लेकिन उन वर्गों का जिनके बाप दादाओं ने हमेशा संसाधनों पर एक अधिकार रखा, वो आज उसमें घुस रहे हैं दूसरे तरीके से, और वो कह रहे हैं कि हम मेरिटधारी हैं। तो हमारा यही कहना है कि ये डेटा बताता है, और ये डेटा आरटीआई का डेटा है, राइट टू इंफॉर्मेशन के द्वारा ये डेटा निकाला गया इन 7 आईआईएम और आईआईटीज के द्वारा, जो बताता है कि 80 से 90% फैकल्टी के पोजीशन पर जनरल कैटेगरी के लोग हैं, यूआर के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं। हम ये इसलिए बोल रहे हैं, उसमें 1-2 ओबीसी हो सकते हैं जनरल कैटेगरी में, लेकिन उसमें भी जब उठा के डेटा देखिएगा, जनरल कैटेगरी में एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस अपर कास्ट, तो सबसे ज्यादा अपर कास्ट होगा। तो कुछ जातियों का पूरा एकेडमिया पर दबदबा बना हुआ है, ये आरटीआई का इंफॉर्मेशन बता रहा है। और मैं ये मानता हूं ये संविधान की मूल भावना, यहां के जो 90% या 80% लोग हैं जिनको कहा जाता है कि मेजोरिटी में है, उनके साथ अन्याय का एक बहुत बड़ा उदाहरण इस आरटीआई के द्वारा इस डेटा पॉइंट में छपा है, जिस पर सबको विचार करने की जरूरत है। चलिए, बहुत अच्छा आपका जवाब रहा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा अमित जी आपसे ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में सभी शैक्षणिक संस्थानों में 60% रिजर्वेशन है, तो इसके बावजूद सामाजिक प्रतिनिधित्व का ना होना क्या दर्शाता है? तो बताएंगे हमारे दर्शकों को आप कि आप क्या समझते हैं इसके बारे में। देखिए, मतलब ये बड़ा ही बुरी स्थिति है उनके लिए। आप एक चीज समझने का कोशिश करिए कि जब से भारत आजाद हुआ है, धीरे धीरे साक्षरता बढ़ रही है, ठीक है। ओबीसी के बच्चे, एससी एसटी के बच्चे, जितने भी उन्होंने चैलेंजेस झेले, उसके बाद भी वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और उनको अपॉइंटमेंट चाहिए। लेकिन पूरे एकेडमिया में एक इस तरह का वो बना हुआ है पूरी तरह से कि उनको किस तरह से इसमें घुसने न दिया जाए।
हम डेटा के थोड़ा सा आपके बारे में आपसे बात करेंगे। देखिए, इस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है, कुछ आईआईएम का उदाहरण दिया हो। आईआईएम इंदौर का एग्जाम्पल उठा लीजिए, उसमें 97%, आप इमेजिन करिए, ये एवरेज है 80% का। आईआईएम इंदौर में फैकल्टी के पोजीशन पर 97% जनरल कैटेगरी के लोग हैं। लखनऊ की बात की गई है, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जिसमें 95% जनरल कैटेगरी के लोग हैं। फिर देखिए, उदयपुर में 91%, ठीक है, तिरुचिरापल्ली 87%। लेकिन कुछ जगहों पे, ये हम अपवाद में आपको बताएंगे कि कहां पर ये रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, लेकिन इन सारे स्टेट्स में आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है। अब सवाल ये है कि फैकल्टी का पोजीशन है, सीट किनका है, उनको सीट नहीं दिया जा रहा है। यह सरासर कानून के शासन का उल्लंघन है। संविधान आपको मैंडेट देता है कि 27% फैकल्टी पोजीशन में ओबीसी होने चाहिए, 22% में SC ST होनी चाहिए, 10% में EWS होना चाहिए, उसमें PWD भी होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि संविधान का मैंडेट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का मैंडेट IIM और IIT नहीं मान रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी ये संस्थाएं हैं कि भारत सरकार के मंत्रालय का भी बात नहीं मानती, पार्लियामेंट के कानून का भी बात नहीं मानती, संविधान की भी बात नहीं मानती। मतलब ये इतने बड़े संस्थान हैं जो संविधान से भी ऊपर अपने आप को समझते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये अपने आप में बड़ा ही मतलब खराब लगता है ये सोच करके और जान करके कि मिनिस्ट्री, भारत सरकार अक्षम है क्या ये जो कानून है 27% रिजर्वेशन के, EWS रिजर्वेशन के, इसको लागू कराने में। सारी फंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इनको जाती है, सारा कंट्रोल इनके पास है, लेकिन IIM और IIT के ऊपर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इसका मतलब भारत सरकार इन कुकर्मों में शामिल है। हम कुकर्म कहते हैं, अन्याय कहते हैं इसको। ये संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है, इसमें भारत सरकार शामिल है। और तीसरी बात, इस देश का बड़ा ही दुर्भाग्य है कि ऐसे संस्थान जिसको प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, वहां पे सामाजिक न्याय ही नहीं है। और वो क्या कहते हैं आर्गुमेंट कि हम ऑटोनोमस बॉडी हैं, हम स्वायत्त संस्थान हैं। किस स्वायत्तता की बात? यहां के लोगों का टैक्स तुम इस्तेमाल कर रहे हो, यहां के लोग वहां पढ़ रहे हैं, सारा फंडिंग मिनिस्ट्री दे रहा है, सारी चीजें हम भारत सरकार से हो रहे हैं, हमारा टैक्स का मनी है, और उसके बाद तुम कह रहे हो कि हम स्वायत्त हैं। ये कैसी स्वायत्तता है? भारत सरकार, भारत के अंदर दूसरी भारत चल रही है क्या? यह संविधान के भावना का सरासर उल्लंघन है। इन पे लगाम लगाया जाना चाहिए, और अगर नहीं लग पा रहा है तो ये भारत सरकार की फेलियर है, संविधान की यह फेलियर है। और उनको आप क्या जवाब देंगे जिनके बच्चों को प्रतिनिधित्व चाहिए, रोड पर भटक रहे हैं, और आप कुछ जातियों और कुछ समुदायों का पूरा एकाधिकार बनाए रखे हैं इस एकेडमिया के ऊपर। यह बहुत बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 60% रिजर्वेशन कहीं है ही नहीं, 90% इनका है, बाकी लोग कहां हैं? कहीं है ही नहीं। और वो संस्थाएं अपने आप को कहती हैं कि हम प्रीमियर हैं। किस सेंस में प्रीमियर हैं? किस सेंस में प्रीमियर हैं? पूरी जातिवादी एक जाति की व्यवस्था को लगा करके प्रीमियर है, या लोगों को वंचित करके प्रीमियर है? भाई, प्रीमियर होने का तो और मीनिंग होता है ना कि खूब अच्छे एजुकेशन दे रहा है। तो एजुकेशन अगर दे रहे हैं तो सुसाइड्स क्यों हो रहे हैं, टॉर्चर क्यों हो रहा है? फैकल्टी पोजीशन केवल एक जाति और बिरादरी के बीच में ही क्यों है? ये कौन सा सामाजिक न्याय और संविधान का शासन है? ये बहुत बड़े सवाल हैं जो बताते हैं कि ये ना तो प्रीमियर है और ना ही स्वायत्त है। स्वायत्तता का मतलब ये होता है ना कि कास्ट क्रीड से ऊपर उठकर सोचना। ये तो पूरे कास्ट और क्रीड के बेसिस पर चल रहा है, कहीं से स्वायत्तता की बात नहीं है। और सारे इनके खर्चे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जा रहा है, और उसके बाद भी कर रहे हैं कि हम स्वायत्त हैं, संविधान का उल्लंघन खुलेआम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार इन समूहों के लिए, ओबीसी के लिए, SC ST के लिए, EWS के लिए कुछ नहीं कर रही है, और इनकी सहभागिता है कि इसी तरह का सिस्टम चलाओ जिसमें अन्याय हो और जो किसी जातियों के कब्जे पर आधारित हो, और इससे मुकम्मल संविधान का या मुकम्मल देश का निर्माण नहीं होता है। यह सामाजिक न्याय के साथ हम धोखा मानते हैं। चलिए, अच्छा जवाब रहा आपका।
अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है जी। देखते हैं कि अगला सवाल आपके लिए क्या है। क्या आप मुझे कोई ऐसा एक अपवाद बता सकते हैं जिसमें सामाजिक प्रतिनिधित्व मुकम्मल तरीके से सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है? तो आप मुझे बताइए, क्या कोई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो अपवाद स्वरूप है जहां पर इस तरह का नहीं हो रहा है? बताएंगे आप हमारे हाँ देखिए, दर्शकों को? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और ये बात मैं कह सकता हूँ, इस रिपोर्ट के आधार पर भी कह सकता हूँ, और बाकी जो भी रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर भी मैं कह सकता हूँ कि कुछ संस्थान ऐसे हैं, जैसे पटना आईआईटी का आप उदाहरण उठा लीजिए। इस डेटा पॉइंट में डिस्कशन किया गया। मतलब ये हम नहीं कह सकते कि ऑल इंडिया पैटर्न है कि 80-90% हर जगह मतलब वो है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे पूरे इंडिया में तो लगभग यही पैटर्न है। वो एक्सेप्शन है आईआईटी जैसे पटना हुआ, आईआईटी जम्मू कश्मीर में जो है वो एक्सेप्शन है। वहां पर ये रेशियो है कि अगर आप डेटा देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप आईआईटी पटना का आप देखें या जम्मू कश्मीर का देखें, तो देखिए जैसे आईआईटी पटना का इसमें बताया गया, फॉर इंस्टांस मैं वो पैराग्राफ पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। व्हाइल ओवरऑल फिगर्स शो ए स्मॉलर शेयर देन व्हाट इज मैंडेटरी, नॉट ऑल आईआईटीज एंड आईआईएम आर द सेम। In IIT Patna, for instance, 38% of faculties are OBCs. ध्यान दीजिएगा, 38% फैकल्टी वहां OBCs हैं, followed by 22% who are SCs and 13% who are STs. 12% are from general category. In IITs in Bhilai and Indore too, around 50% of faculty are from general category. आप ये डेटा उठा के देख लीजिए, ऐसा क्यों संभव हुआ भाई बिहार में और यूपी में रिवर्स हो गया? ये समझने की जरूरत है कि वहां पर 38%, 27% से ऊपर, लगभग 10% ऊपर वहां ओबीसी के प्रोफेसर हैं और फैकल्टी हैं, लगभग 22% वहां एससी एसटी के फैकल्टीज हैं। ये कैसे हो रहा? मतलब राज्य सरकारों की भी भूमिका। बिल्कुल। और अगर जमीन, जहां की राजनीतिक जमीन सामाजिक न्याय पर आधारित है, तो वहां पर पॉसिबल है। या ये भी बात हो सकता है, हम ये पूरी सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि राज्य सरकार ही हो सकती है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि वहां का आईआईटी सामाजिक न्याय को कितना बेहतर तरीके से समझ रहा है। उसके अपॉइंटमेंट के लिए जो सामाजिक न्याय के दायरे में आते हैं, उनके अपॉइंटमेंट के लिए वो कितना प्रयास कर रहा है। इसका मतलब आईआईटी पटना उसका बेहतर प्रयास कर रहा है, और इसके बदौलत जो है आप देखेंगे कि 60% से ऊपर के लोग जो है वो सामाजिक न्याय के दायरे में आते हैं। उसी तरह से भिलाई का आप एग्जांपल देख लिए, लगभग वहां 50 है। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर का यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है कि 51% जो आईआईएम जम्मू है उसमें जनरल कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन 49% के आसपास बाकी दूसरे लोग हैं। तो यहां पर आप डिफरेंसेज कम देख रही हैं। इसका मतलब वहां का आईआईएम और आईआईटी बेहतर काम कर रहा है सामाजिक न्याय के पैरामीटर पर। लेकिन इन स्टेट्स में ऐसे लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल वेलकम है सामाजिक न्याय के पर्सपेक्टिव से, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उसको इन्फोर्स करने के लिए मिनिस्ट्री तो बैठा हुआ है। वो पनिश भी कर सकता है, फाइन भी लगा सकता है। ऐसी कैसे हिम्मत हो जाएगी उनकी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का भी बात और टाल दें, भारत सरकार का बात टाल दें? और अगर हो रहा है तो इन सारे इंस्टीट्यूशंस में कैसे हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये लोग प्रयास करना है, और प्रयास अगर किया जाए तो उन फैकल्टी पोजीशंस पर उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जा सकता है। इस डेटा में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं जो पढ़ना चाहिए। यही नहीं, एक और चीज आपको मैं कनेक्ट करूं इसी से, जुडिशियरी अपने देश में है। जुडिशियरी में ओबीसी एसटी का वही जुडिशियरी जो रोज सामाजिक न्याय का बात का रट लगाती है, वहां पर हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। पूरे जुडिशियरी के जितने जज होंगे उसमें उठा के देखिएगा तो एक कहीं एससी, एक कहीं एसटी, एक कहीं ओबीसी मिलेगा। वो खाली दिखावा के लिए। मतलब ये है कि हम इस देश के निवासी हैं, हम इस देश के बहुसंख्यक हैं, लेकिन किसी जज में, किसी वकील में कोई वैसा गुण नहीं है जो जज बन सके। और उसके बाद ये कहते हैं सब लोग कि हम तो ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिविटी इस देश में बड़ा पॉपुलर है, जिसको हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं। जो एक पार्टिकुलर जाति और वर्ग में पैदा हो जाता है उसके अंदर वस्तुनिष्ठता भर जाती है। इस देश के अंदर उसकी जाति खत्म हो जाती है।
उसी तरह से इस एकेडमिया में जो लोग हैं आईआईटी और आईआईएम में, उनकी अगर क्लास और कास्ट का आप कैरेक्टरिस्टिक उठा करके देखेंगे तो सारे उनका कैपिटल, सामाजिक कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल वो कास्ट से ही होके आता है। लेकिन जैसे ही सिस्टम में जाएंगे तो मेरिट की बात कहना शुरू कर देते हैं। यही इनका है मेरिट का कंसेप्ट। और जैसे ही मेरिट के आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी आने लगेंगे तो कहेंगे कि नहीं, जनरल तो केवल अपर कास्ट के लिए है, ओपन सीट जो है वो अपर कास्ट के लिए है, यूआर जो है वो केवल अपर कास्ट के लिए। ये धड़ल्ले से हो रहा है इस देश में, और इस माध्यम से एससी, एसटी, ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है, जो रिप्रेजेंटेशन है, उसको सिस्टमेटिकली खत्म किया जा रहा है। और भारत सरकार से लेकर के, जुडिशियरी से लेकर के, हाई कोर्ट से लेकर के, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से लेकर के, यूजीसी से लेकर के, सब लोग इस पर चुप हैं, क्योंकि वहां भी उन्हीं का, उसी आइडियोलॉजी का डोमिनेंस है जो सामाजिक न्याय का विरोधी है। इसे हम केवल इन वर्गों का विरोधी नहीं मानते, हम इसे संविधान विरोधी मानते हैं। क्योंकि जो भी यहां पर सामाजिक न्याय का बात हो रहा है वो संविधान के जो अनुच्छेद हैं उस पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि इस देश के आईआईटी, आईआईएम या जेएनयू जैसा प्रतिष्ठित संस्थान या जो भी संस्थान हो, वो सारे के सारे संविधान के मूल भावना के खिलाफ काम करते हैं। उनके लिए संविधान मायने नहीं रखता, सामाजिक न्याय मायने नहीं रखता। तो ये तीसरे सवाल का मेरा ये रिप्लाई होगा, और ये रिक्वेस्ट भी होगा कि लोग इसको पढ़ें, इस डेटा पॉइंट को एनालाइज करें कि हम कहाँ खड़े हैं। सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कितने लोग तो डिनाई कर देते हैं कि जाति है ही नहीं इस देश में, वर्ग है ही नहीं इस देश में, इसलिए क्योंकि उनके डिनाई करने से उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। तो तीसरे सवाल का आपका जवाब मेरा यही होगा इस कंटेक्स्ट में। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने हमारे सभी प्रश्नों का बहुत ही बारीकी से और सहजता के साथ जवाब दिया। तो अभी जो हमारी अमित जी की बातचीत हुई है वो द हिंदू में एक आर्टिकल आया हुआ है, उसके तहत हम लोगों ने बातचीत किया और आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सब लोगों को देखना चाहिए और जानना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और चलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हमारा वीडियो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कमेंट करके आप मुझे ये बताएं, सुझाव देने का भी प्रयास करें कि और हम बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।